दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम दल बदल विरोधी कानून भी बोलते हैं। दल बदल विरोधी कानून लाया गया था ताकि कुछ कुछ जो नेता लोग रहते हैं पद के लालच में, धन के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सके। तो सबसे पहले इसके बारे में अभी बेसिक जानकारी देखते हैं, इसके बाद जो न्यूज़ आई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है इसके माध्यम से चाहे वो संसद के सदस्य हों चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों, उनको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका जाता है। कुल मिलाकर के उनको दंडित किया जाता है। संसद के द्वारा इसको 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से ऐसे विधायकों को हम दूसरी पार्टी में लोभ लालच में जाने से रोकते हैं और स्थिर सरकार बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल फिलहाल में हमने कई जगह एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर और भी अन्य राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग अच्छे पद के लालच में, पोस्ट के लालच में, ठीक है, छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर खुद की सरकार बना लेते हैं। वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई है। वहीं यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में ही मेन चीज उल्लेखित की गई है दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में। जब ये अनुसूची डाली गई थी तो इस समय हमने 52वें नंबर का संविधान संशोधन किया था। 1985 अधिनियम के माध्यम से संविधान में इसको हमने शामिल किए और ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान बताता है। हालांकि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, यदि कोई एक समूह दल बदल करता है तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। मतलब आप विलय कर सकते हैं। यदि आप दो चार लोग जा रहे हैं, एक लोग जा रहे हैं तो दंडित हो जाएंगे, लेकिन यदि आप ग्रुप के ग्रुप में जाएंगे, समूह के समूह में जाएंगे तो आप किसी पार्टी के साथ में विलय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, ये दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है। और इसके लिए कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। 1/3 सदस्य कांग्रेस से यदि बीजेपी में चले जाएं, 1985 का कानून कहता है यदि 1/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको विलय माना जाता है। उनके ऊपर फिर उनको किसी प्रकार का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। 91 नंबर का संविधान संशोधन आया था 2003 में। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कानून कहता है कि दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति वहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन शर्त रखी गई है कि कम से भी कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में होना चाहिए। 1985 का कानून कहता है 1/3 सदस्य, और 2003 में जब संशोधन किया गया था तो इसमें बोला गया कि कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में होना चाहिए। इस प्रकार इस कानून के अंतर्गत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के छूट के माध्यम से ऐसा हो गया है। इसके अलावा दल बदल किसी ने किया है तो वो व्यक्ति अयोग्य होगा कि नहीं होगा, ये पूरा का पूरा किसके अंडर में चले जाता है? सभापति या फिर अध्यक्ष के अंडर में चले जाता है। जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा, विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा। और यहीं पर फिर विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, हमेशा से ही ज़्यादातर मामलों में वो सरकार का पक्ष लेता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि बीजेपी में शामिल हुआ है तो विधानसभा अध्यक्ष जरूर ये चाहेगा कि इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ से कैसे करके बचाएं। और यही इसी प्रकार के एग्जाम्पल बहुत सी जगह हमने देखे हैं। विधानसभा अध्यक्ष महीना, साल, सालों लगा देता है तो भी वो निर्धारित नहीं कर पाता है कि इसको हम अयोग्य ठहराएंगे कि नहीं कर ठहराएंगे।
और इस कानून में किसी भी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं करी गई है, और यही समय सीमा निर्धारित करने की बात हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रही है, और केसेस भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने ये निर्धारित कर दिया है कि आपको जितने जल्दी से जल्दी हो सके पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको इस मुद्दे को निपटारा करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके आधार पर कुछ कुछ व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव जीता है और स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दिया। कांग्रेस से कोई जीता लेकिन अपने मन से ही उसने सदस्यता को छोड़ दिया, इस आधार पर आप अयोग्य हो जाते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, आपने अनुमति नहीं लिए हैं अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान आपने कर दिए हैं। पार्टी के विपरीत में आप वोट नहीं डाल सकते हैं, या फिर आप मतदान से दूर रह रहे हैं। इसके साथ साथ में बोला जाता है कि उस व्यक्ति की अयोग्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिन के भीतर उसकी पार्टी या फिर अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है कि राजनीतिक दल में चला गया, यदि 6 महीना पूरे होने के बाद कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो भी वो अयोग्य माना जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर हम जो कहानी देखने वाले हैं, ये कहानी पार्टिकुलरली महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि कितनी बड़ी राजनीतिक हलचल हुई थी, और जिसके माध्यम से उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो गिर गई थी, और इनके कुछ जो मेंबर हैं वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे को ये लगा कि उद्धव ठाकरे कैसे मुख्यमंत्री बन गया, कम से कम आधा साल के लिए तो मेरे को बनाना चाहिए था, या फिर मेरे को ही मुख्यमंत्री बना देता। खुश नहीं थे तो ये चले गए बीजेपी में, बीजेपी के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया। अब लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अध्यक्ष था, विधानसभा अध्यक्ष, उसको निर्धारित करना था कि भाई ये लोग जो अन्य पार्टी में शामिल हुए हैं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए। अभी तक मामला पेंडिंग है, अभी कोई एक्शन नहीं आया है। और जब ये मामला चला गया है कोर्ट में तो कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप इस डेट के भीतर में अपना निर्णय दीजिए। तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष भी जो है सरकार का ही आदमी रहता है, तो वो कभी भी जो है सरकार के विपरीत में डिसीजन देने वाला नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन यदि पूरा पूरा आप अध्यक्ष के हाथ में ही दे देंगे किसी भी डिसीजन को तो बिल्कुल भी सही डिसीजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दल बदल के मामले में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसलिए बोला जाता है कि दल बदल से रिलेटेड जितने भी मामले आ रहे हैं ना, उनको विधानसभा अध्यक्ष की पावर से आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए। ठीक एक और आर्टिकल हमने पढ़ा था, वो भी विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष की पावर से ही रिलेटेड था। उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो आप जो है गवर्नमेंट का पक्ष ले लेते हैं, और कहीं कहीं विपक्ष के जो नेता हैं, ठीक है, उनको सस्पेंड कर देते हैं मिसबिहेवियर के चलते चलते। और वहीं जब बीजेपी के नेता ने एक मुस्लिम लीडर के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करी थी तो उस समय आपने उनको सस्पेंड नहीं किया था। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी थी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो यहाँ भी हम देखते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है या फिर विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पर भी उनके द्वारा पावर का मिसयूज़ किया जाता है। यहाँ जो समय सीमा निर्धारित करी गई है ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और एनसीपी के नेतृत्व से अलग हुए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के लिए टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना समय हम दे रहे हैं,
इस टाइम पीरियड में आप अपना डिसीजन दीजिए। तो क्या मामला है देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप के खिलाफ, ठीक है, एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किए जाने को लेकर के डिमांड करी गई थी। इस याचिका पर 31 दिसंबर तक, इसके साथ साथ में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी से अलग हुए कुछ ग्रुप हैं, इनसे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और बोला गया है कि 31 जनवरी 2024 तक आपको फैसला लेना है। ये निर्देश संविधान पीठ के 11 मई 2023 के उस फैसले का अनुसरण है। उस समय बोला गया था कि अयोग्यता के विषय पर विधानसभा अध्यक्ष से एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के भीतर निर्णय देने के लिए बोला गया था। हिस्ट्री में यदि हम देखें, हमने देखा था कि शिवसेना में टूट हुई थी, शिवसेना दो भाग में बिखर गई, एक चला गया उद्धव ठाकरे की तरफ और दूसरा चला गया शिंदे की तरफ में, और शिंदे वाला जो ग्रुप था बाद में बीजेपी के साथ में मिल जाता है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं एकनाथ शिंदे। हालांकि देखा जाए इसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या इसकी याचिका है, इनको यदि हम एक साथ में जोड़ेंगे तो कुछ टाइम लग सकता है। फिर भी ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में फैसला लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अन्य उदाहरण भी हमने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, जैसे कि कर्नाटक का मामला हो, इसके अलावा आपको मणिपुर वाला भी एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा।